आज हम पढ़ने वाले हैं दृढ़ता, संपीड़ितता, तरलता, आकार और गतिज ऊर्जा। यह कक्षा 9 के टॉपिक्स हैं। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। ऐसे बीच में से देखने में कुछ समझ में नहीं आएगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए वीडियो के, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आप और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़ सकें, ठीक है। देखिए, तो दृढ़ता क्या होती है आपको पता है। पदार्थ होता है, पहले सबसे पहले पदार्थ आता है एक शब्द। तो पदार्थ जो होता है बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो पदार्थ जो है छोटे 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 कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दृढ़ता क्या है? दृढ़ता एक पदार्थ का एक गुण है, जैसा आपके अंदर गुण होते हैं, है ना। कोई ज्यादा सुंदर लिखता है, कोई ज्यादा अच्छा गाना गाता है, तो वो गुण होते हैं। ठीक उसी प्रकार पदार्थ का भी एक गुण होता है। जो दृढ़ता है वह पदार्थ का एक गुण है, और यह गुण जो है पदार्थ के कणों के मध्य अंतराणुक स्थान को व्यक्त करता है। अब यहाँ पे एक टर्म आ गया आपका, अंतराणुक स्थान। तो अंतराणुक स्थान किसे कहते हैं? तो देखिए, यहाँ पे हम बताना चाहेंगे, ये कोई पदार्थ है मान लो। अब इसमें यहाँ पे कण है, ठीक है। तो इनके बीच ये गैप दिख रहा है, ये जो मैंने कवर कर दिया, ये जो गैप है इनके बीच, इसे ही हम कहते हैं अंतराणुक स्थान, ठीक है। इसे हम अंतराणुक स्थान कहते हैं, अंतराणुक स्थान, ठीक है। अब देखिए, पदार्थ के कणों के मध्य अंतराणुक स्थान को व्यक्त करता है दृढ़ता। देखो, कणों के मध्य रिक्त स्थान, इसे रिक्त स्थान भी कहते हैं, अर्थात अंतराणुक स्थान जितना कम होता है पदार्थ उतना ही दृढ़ कहा जाता है। जैसे यहाँ पे बहुत लगभग बहुत कम है अंतराणुक स्थान, इसलिए इसे हम दृढ़ पदार्थ कहेंगे। दृढ़ता इसमें बहुत ज्यादा होगी। अगर हम कणों को इतनी दूर बना दें, आप देखिए इसमें तो बहुत सारा गैप है, तो इसकी दृढ़ता कम होगी इसके मुकाबले। जो ये बी है और ये ए मान लो, तो ए की दृढ़ता ज्यादा होगी, ए की दृढ़ता ज्यादा होगी किससे? बी से, ठीक है ना। तो देखिए, तो जहां पदार्थ दृढ़ कहा जाता है कब? जब अंतराणुक स्थान बहुत कम होता है। इस प्रकार जो है ठोस पदार्थों में देखिए कण जो होते हैं बहुत पास पास में होते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए डायग्राम है, ये ठोस पदार्थ है, इसमें कण जो हैं कितने पास पास हैं? ये जो है कण है, क्या है ये? कण। और ये जो इनके मध्य है यह है रिक्त स्थान या अंतराणुक स्थान। अब इनके मध्य रिक्त स्थान बहुत कम है, इसलिए इनकी दृढ़ता जो है ज्यादा होगी, और इनके मध्य रिक्त स्थान इससे ज्यादा है, ठोस पदार्थों से ज्यादा है द्रवों में, तो इसकी दृढ़ता इससे कम होगी। और देखिए गैसों में और भी कम है, बहुत ज्यादा दूरी है, बहुत डिस्टेंस है कणों के मध्य, तो इसकी दृढ़ता इससे भी कम होगी, ठीक है। तो सबसे पहले दृढ़ता किसकी होगी? सबसे पहले दृढ़ पदार्थ कौन से होंगे? ठोस, उसके बाद द्रव और उसके बाद गैस। अब हम पढ़ते हैं संपीड़ितता। तो देखिए, संपीड़ितता भी एक गुण है पदार्थों का, है ना। तो संपीड़ितता गुण पदार्थों पर दाब के प्रभाव को व्यक्त करता है, यानी हम पदार्थ को कितना दबा सकते हैं, कितना नहीं दबा सकते, उस पर हम कितना दाब लगा सकते हैं, उसको व्यक्त करता है। यदि पदार्थ को बाह्य दाब के द्वारा, अर्थात ये एक पेपर है या कोई ये पेन है, तो इस पर हम बाहर से जो दाब लगाएंगे, ये इसे ही जितना प्रेशर हम लगा रहे हैं बाहर से, इसे हम कहते हैं बाह्य दाब। तो यदि पदार्थ को बाह्य दाब द्वारा नहीं दबाया जा सकता, तब उसकी संपीड़ितता नगण्य है, अर्थात उसके दबने का गुण जो है वो नगण्य है। जैसे ये पेन है, इसे हम दबाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये नहीं दब पा रहा है, तो लगभग इसकी संपीड़ितता नगण्य है, अर्थात सबसे कम, या कह सकते हैं लगभग लगभग जीरो के बराबर है, टेंस टू जीरो। लेकिन जीरो नहीं है, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ है, लेकिन लगभग जीरो के बराबर है। तो हमने कहा यदि बाह्य दाब लगाया जाए किसी पदार्थ पर, और बाह्य दाब लगाया जाए और उसे नहीं दबाया जा सके,
बाह्य दाब द्वारा दबाया नहीं जा सकता है बाह्य दाब लगाकर, तो उस पदार्थ की संपीड़नता नगण्य होती है, अर्थात सबसे कम होती है। और बाह्य पदार्थ को यदि बाह्य पदार्थ कहना है हम सॉरी यदि पदार्थ को बाह्य दाब द्वारा दबाया जा सकता है तब उस पदार्थ की संपीड़नता अधिक होगी। ठीक है, जब पदार्थ को बाह्य दाब द्वारा दबाया जा सकता है, अब ये पेन को तो दबाया नहीं, लेकिन कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिन्हें हम दबा सकते हैं, तब उस पदार्थ की संपीड़नता अधिक होगी। और हम कह सकते हैं कि संपीड़नता आयतन से भी संबंधित होती है। जिन पदार्थों का आयतन स्थिर होता है, जैसे ये पेन है, इसे कहीं भी डालेंगे हम, किसी भी बीकर में या किसी भी बॉक्स में डाल दें तो इसका आयतन निश्चित है, ये इसी आकार में रहेगा, है ना, इसी शेप का आकार घेरेगा। लेकिन जो द्रव होता है वो अलग, जिस भी चीज में डाला जाता है उसे, जिस भी शेप के बर्तनों में डाला जाता है वो उसी का आकार ले लेता है, तो उसका आकार क्या है, परिवर्तनशील है, आयतन जो है परिवर्तनशील है। तो जिन पदार्थों का आयतन स्थिर होता है, एक जैसा रहता है हमेशा, उनकी संपीड़नता लगभग नगण्य शून्य होती है, तथा जिनका आयतन परिवर्तनशील होता है उनकी संपीड़नता अधिक होती है। परिवर्तनशील का मतलब पता ही है आपको, अलग अलग शेप्स लेने वाला। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं ठोसों की संपीड़नता नगण्य, क्योंकि ठोसों को हम दबा ही नहीं सकते, द्रवों को दबा सकते हैं, है ना, तो उसमें ठोसों से अधिक होगी संपीड़नता, और गैसों की संपीड़नता सबसे अधिक होगी, क्योंकि गैस है हमारे चारों ओर, तो उसे हम दबा सकते हैं, मतलब दबाने का मतलब है उसे हम कंप्रेस्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी संपीड़नता सबसे अधिक होगी। और ये भी कह सकते हैं ठोस में जो होते हैं अंतराणु स्थान जो होता है बहुत कम होता है, इसलिए उसे हम दबा ही नहीं सकते, और द्रव में उससे ज्यादा होता है और गैसों में सबसे ज्यादा, इसलिए हम दबा सकते हैं। आइए अब पढ़ते हैं तरलता। तरलता जो है द्रवों के बहने का गुण है। द्रव होते हैं, द्रव जैसे लिक्विड अर्थात द्रव जैसे जल है, ये चाय हो गई, ये कुछ भी हो गया, तो लिक्विड जो है उनके बहने के गुण को हम तरलता कहते हैं। द्रव जो है पदार्थ, द्रव पदार्थ, द्रव जो है द्रव पदार्थ, वह सदैव कहाँ से कहाँ तक बहता है, ऊपर से नीचे। कभी आपने देखा है कि अगर हमने गिलास में पानी लिया हो तो गिलास में पानी नीचे से ऊपर की ओर उड़ने लगा हो, नहीं ना, अगर हम गिलास से पानी नीचे को डालते हैं तो वो नीचे की ओर ही गिरता है, ना कि ऊपर चला जाता है। तो द्रव जो होते हैं, द्रवों का ये गुण है कि वह ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं, और इनका बहना ही, जो इस प्रकार ये बह रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर, उनको ही हम पदार्थों की तरलता कहते हैं, या इनका बहना ही इन पदार्थों की तरलता कहलाती है। ठोस पदार्थों में ये गुण नहीं पाया जाता, क्योंकि ठोस पदार्थ बहते नहीं है, गिर जाते हैं, जबकि गैसों में ये गुण पाया जाता है, क्योंकि गैस जो होती है प्रत्येक दिशा में बहती है। आपके चारों ओर गैस है ना, अब आप चारों ओर देख रहे होंगे तो दिख ही नहीं रही होंगी, है ना, अरे 9th में आ गए हो, कुछ तो समझो। ऑक्सीजन है आपके चारों ओर, कार्बन डाइऑक्साइड है, कैसे दिखेगी वो, ठीक है। तो ये तरलता है। ठोस पदार्थों में ये गुण नहीं पाया जाता है, जबकि गैसों में ये गुण पाया जाता है, और गैस जो है प्रत्येक दिशा में बहती है, किसी भी दिशा में जा सकती है ना, और जो द्रव है वो ऊपर से नीचे ही की ओर ही आते हैं। आइए अब पढ़ते हैं आकार। तो इसमें देखिए, पदार्थ के कणों के मध्य उपस्थित आकर्षण बल, अर्थात आकर्षण बल किसे कहते हैं, अंतराणुक बल। जो हमारे पदार्थ के कण हैं उनके बीच में एक अंतराणुक स्थान होता है, और वह कण जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, खींचते हैं एक दूसरे को अपनी ओर, तो उसे ही हम आकर्षण बल कहते हैं या अंतराणुक बल कहते हैं। पदार्थ का आकार निर्धारित करता है, यानी ये जो आकर्षण बल है या अंतराणुक बल है, यही पदार्थ का आकार निर्धारित करता है। यदि पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होगा, और आकर्षण बल कब अधिक होगा, जब कण क्या होंगे, पास पास होंगे, और कण पास पास का वो किन पदार्थों में होते हैं, ठोस पदार्थों में। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने अभी देखा था ठोस पदार्थों में कण बहुत पास पास में होते हैं, तो इनके मध्य अंतराणु स्थान बहुत कम होगा, और इसी कारण ये एक दूसरे को अपनी ओर जल्दी से आकर्षित करेंगे, और आकर्षण बल ज्यादा होगा। ठीक है, तब पदार्थ का आकार निश्चित होगा। तो देखिए, कोई भी ठोस पदार्थ होता है, आप शेप ले लीजिए, वो शेप उसकी बिगड़ती नहीं है, उसका आकार निश्चित होता है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को खींचते हैं, और खींचने के कारण ही ये आपस में परस्पर बंधे रहते हैं। ठीक है, इसलिए इनका आकार निश्चित होता है ठोसों का।
क्योंकि इनके मध्य जो है अंतराणु के स्थान कम होता है कणों के मध्य। और यदि आकर्षण बल कम अथवा नगण्य होगा तब पदार्थ का आकार निश्चित नहीं होगा। इसी कारण ठोसों का आकार तो निश्चित होता है, लेकिन द्रव और गैस का आकार निश्चित नहीं होता, वह अनिश्चित होता है। देखिए अब इसमें तो कितना स्पेस है ना, कणों के मध्य कितना स्पेस है द्रवों में। और जब कणों के मध्य स्पेस है तो वो है जो है एक दूसरे कहीं भी गति करेंगे, और इसी कारण उनके मध्य अंतराणु बल अर्थात आकर्षण बल कम होगा। आकर्षण बल कम होगा तो ये किसी भी शेप में चेंज हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार गैसों में तो और भी ज्यादा आकर्षण बल नहीं होगा, और भी कम होगा, सबसे कम आकर्षण बल होगा, क्योंकि इसमें तो कितने दूर दूर है। समझ में आया है आपको? अब इतनी दूर है तो इसकी कैसे एक दूसरे को खींचेंगे, आपस में नहीं खींच पाएंगे। ठीक है, इसलिए इनका आकार भी निश्चित नहीं होता। अब पढ़ते हैं हम गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा पढ़ेंगे तो देखिए पदार्थ के कण जो होते हैं सदैव गति करते रहते हैं। जो हमारे ये कण हैं पदार्थ के सदैव गति करते हैं। अब इनके पास तो स्पेस नहीं है ना, तो ये तो इतनी गति कर नहीं पाएंगे, फिर भी ये वाइब्रेट होते रहते हैं अपनी जगह पे ना, कंपन करते रहते हैं, गति की अवस्था में आने के लिए तत्पर रहते हैं एकदम से। द्रवों में थोड़ा स्पेस होता है तो वह गति कर लेते हैं, ठीक है। और गैसों में और भी ज्यादा स्पेस होता है तो ये कण कभी यहाँ आ जाएगा, कभी यहाँ चला जाएगा, कभी यहाँ चला जाएगा, और टकरा भी गए एक दूसरे से तब भी फिर वापस चले जाएंगे, ठीक है। तो ये जो कण है सदैव गतिशील अवस्था में रहते हैं, तो और ये गतिशील अवस्था में जो रहते हैं उसका कारण है इसमें गतिज ऊर्जा का होना। किसका होना? गतिज ऊर्जा, जिसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं? पदार्थ के कण सदैव गति करते रहते हैं जिसका कारण उनमें गतिज ऊर्जा की उपस्थिति है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि गतिज ऊर्जा ही पदार्थ के कणों को गतिशील बनाती है। जब इनके पास गतिज ऊर्जा है, एनर्जी है, हमारे पास एनर्जी, कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। इनके पास काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, तभी ये कण गति करते रहते हैं, ठीक है। और तभी कहते हैं हम गतिज ऊर्जा ही पदार्थ के कणों को गतिशील बनाती है। गतिज ऊर्जा ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे पदार्थ का, तो उसके गति जो उसके कण हैं वो और तेज मूव करेंगे अर्थात गति करेंगे, तब हम कहते हैं गतिज ऊर्जा जो है ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। क्योंकि जब कोई भी पदार्थ गति करता है तो उसकी गति के कारण ही जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है।